वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। प्रातः हो कि रात हो, संग हो न साथ हो। सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सो हेलो गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रितेश में। मैं विकास कुमार और आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं बायोलॉजी के 2017 में पूछे गए बिहार पैरामेडिकल से इम्पॉर्टेंट 8 क्वेश्चंस। और ये हमारा बायोलॉजी सेक्शन का चौथा वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में 2018, 2019, 2020 का ऑलरेडी मैंने सॉल्व करा रखा है, तो जाके पिछला वीडियो देखिए अगर आपने नहीं देख रखा है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपका क्या है? पहला प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है, वह कौन सी सबसे समान खरपतवार है जो लगभग हर फसल के साथ उगाई जाती है। सो इंग्लिश में देख लेते हैं। विच इज़ द मोस्ट कॉमन वीड दैट ग्रोज विथ ऑलमोस्ट एवरी क्रॉप। ठीक है, वीड का मतलब क्या हो गया? खरपतवार। ठीक है, तो खरपतवार है। जिन जिनको पता है आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट अपने आंसर दीजिए। मैं चेक कर रहा हूँ, जिनको भी पता है कमेंट बॉक्स में डालिए आंसर, मैं देख रहा हूँ। तब तक आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ऑप्शंस क्या है। तो पहला ऑप्शन है आपका चौलाई यानी एमरांथस, बी जेवी, थर्ड आपका हिरनखुरी और चौथा आपका भतुआ। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है। कमेंट बॉक्स में फटाफट डालिए जिनको पता है। तब तक आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन में मोस्ट कॉमन वीड, मतलब जो मोस्ट कॉमन वीड है कि जो हर क्रॉप्स के साथ आपका जितने भी खेती करते हैं हम लोग उसमें अपने आप उग जाता है। यानी वीड का मतलब क्या होता है? खरपतवार, जो अनवांटेड प्लांट्स है जो कि उग जाता है आपका फील्ड्स में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वीड कहते हैं, खरपतवार। ठीक है, तो वीड्स क्या होते हैं कि वीड्स का काम क्या है? वो प्लांट्स जो हम लोग क्रॉप्स लगाते हैं उसका न्यूट्रिएंट्स, उसका स्पेस, सब कुछ वो कंज्यूम कर लेता है, जिसके वजह से हमारा क्रॉप अच्छे से नहीं उग पाता है। तो वीड्स एक तरह से अनवांटेड प्लांट्स हैं जो कि उगते हैं। और इसका करेक्ट आंसर अब क्या होगा बताना है आपको। तो सबसे कॉमन वीड है आपका जो कि हर क्रॉप के साथ उग जाता है आसानी से, वो है एमरांथस। एमरांथस यानी चौलाई। एमरांथस क्या एक तरह का जेनस है, जीनस है, जो कि एक कॉमन वीट का एग्जांपल है कि जो हर जगह उग जाता है, एनीवेयर। तो ये क्या करता है? ये सब थ्रेट्स है फॉर फार्मर्स के लिए, क्योंकि ये इसके वजह से हमारा जो सही से खेती में उपज नहीं हो पाती है। तो हमको वीड्स निकालना फील्ड से बहुत ज़रूरी है और ये तो सबको पता ही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? एमरांथस। और इससे रिलेटेड आपको और भी बहुत सारे जीनस में आएंगे कि जो कॉमन होते हैं वीड्स, तो उसको भी आपको देखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। आज का दूसरा प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है, किस एक की प्रतिदिन की जल की आवश्यकता न्यूनतम होती है। ठीक है, तो इंग्लिश में देख लेते हैं। विच वन हैज़ मिनिमम वाटर रिक्वायरमेंट पर डे। सो गिवन ऑप्शंस आर सुअर यानी पिग, मुर्गा यानी पोल्ट्री, थर्ड गाय यानी काउ एंड फोर्थ ऊँट यानी कैमल। तो चलिए इसका आंसर आप लोग पहले दीजिए। तो कमेंट बॉक्स में आपके माइंड में क्या चल रहा है, कौन सा आंसर सही होगा, पहले दीजिए। तो चलिए मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ, सभी कोई आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। मुझे देखना है कि कौन क्या सोचता है कि इसके इनमें से गिवन जो आपके जानवर हैं किसकी सबसे आवश्यकता पानी की पर डे कम होगी। ठीक है, चलिए फटाफट आंसर दीजिए, मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे पूछा कि सबसे कम पानी की आवश्यकता किसकी हो गई? सबसे कम, न्यूनतम, प्रतिदिन। तो पिग, पोल्ट्री, काउ, कैमल। ठीक है, यहाँ पे बहुत कोई के मन में चला होगा कि साइज़ के अकॉर्डिंग बताएं, मतलब जिसका साइज़ जितना बड़ा है उसका पानी का कंजप्शंस प्रति डे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे सबसे छोटा मुर्गा है, मुर्गे का साइज सबसे छोटा है। उसके बाद सुअर, फिर काऊ, फिर कैमल सबसे बड़ा।
ठीक है, तो आपको यहाँ पे लगा होगा कि ये आपका जो पोल्ट्री यानी मुर्गा है बी ऑप्शन होगा। ठीक, लेकिन 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 यहाँ पे ट्विस्ट है। कैमल का सबसे कम होता है प्रतिदिन का पानी की आवश्यकता, जबकि वो सबसे बड़ा है साइज में अकॉर्डिंग टू साइज, लेकिन सबसे कम होता है उसका पानी की आवश्यकता। क्यों होता है? इसका आंसर आप लोगों को पता है, क्योंकि वो डेजर्ट में रहता है, डेजर्ट का जानवर है, तो वहाँ डेजर्ट के में रहने के कारण उसकी पानी की रिक्वायरमेंट सबसे कम होती है। क्यों होती है सबसे कम? क्योंकि उसे डेजर्ट में रहना होता है, वहाँ पानी नहीं रहता, तो इन लोग का अडेप्टेशन है शरीर का कि इन लोगों के पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। जबकि एक बार में कैमल 53 गैलन्स तक पानी पी सकता है, 3 मिनट के अंदर 53 गैलन्स पानी पी सकता है वो। अब 1 गैलन का मतलब कितना होता है? 1 गैलन का मतलब कितना लीटर्स होता है आपका? तो 1 गैलन का मतलब होता है, चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में, 1 गैलन का बराबर कितना लीटर्स होता है? कितना लीटर्स होगा? तो 1 गैलन बराबर आपका होता है 3.7 लीटर्स। तो ठीक है, 53 गैलन्स बराबर कितना हो जाएगा आपका? इंटू कर दीजिए 3.7 को 53 से, तो आपका 200 लीटर्स अप्रॉक्स आपका पानी 3 मिनट में पी सकता है एक कैमल। सो इनकी कैपेसिटी बहुत होती है, वो एक बार में पी के लगभग कैमल आपका 10 से 15 दिन तक सरवाइव कर सकता है विदाउट वाटर, क्योंकि इन लोगों के बॉडी ही इस तरह से रहती है कि वो अपने हम्स में जो रहता है स्टोर्ड फैट, उसको ब्रेक डाउन करके धीरे धीरे बिना खाए हुए आराम से 10 से 15 दिन बिना पानी पिए हुए आराम से डेजर्ट में 100 माइल्स तक का डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। सो कैमल इसका करेक्ट आंसर होगा, मुर्गा नहीं होगा। बहुत कोई मुर्गा सोच रहे होंगे, पोल्ट्री सोच रहे होंगे कि छोटा साइज है तो थोड़ा सा ना पानी पिएगा, कितना पानी पिएगा, लेकिन यहाँ पे बात पानी पीने का नहीं, रिक्वायरमेंट का, कि शरीर को कितना रिक्वायर्ड चाहिए, तो उसके लिए कैमल ही सबसे कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैमल होगा। बहुत कोई के मन में मुर्गा चला होगा, लेकिन मुर्गा नहीं होगा। ठीक है, मुर्गा का ज़्यादा है उससे रिक्वायरमेंट पर डे का। ठीक है, कैमल्स का सबसे कम होता है पिग, काऊ और मुर्गा में। ठीक है, तो बहुत कोई का जिसका बी चला होगा, सो समझ जाइए रीज़न क्या है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कभी कभी ट्विस्ट करने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और आप लोग गलती करके आओगे एग्ज़ाम में, इसलिए सोच समझ के आंसर दीजिएगा एग्ज़ाम में, मेन एग्ज़ाम में अपना। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, रेंडर पेस्ट का कारण क्या है? द काउज ऑफ रेंडर पेस्ट इज, तो पहला है जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, इंसेक्ट। तो आपका बताना जीवाणु है, विषाणु है, कवक है या कीड़ा, किसके वजह से होता है आपका? तो रेंडर पेस्ट एक तरह का आपका इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है। ठीक है, जो कि रूमिनेंट्स में होता है, रूमिनेंट्स। तो रेंडर पेस्ट क्या होता है? रेंडर पेस्ट एक तरह का आपका इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है जो आपका रूमिनेंट्स में पाया जाता है। रूमिनेंट यानी मवेशी, मवेशियों में पाया जाता है रूमिनेंट्स। ठीक है, मवेशियों में पाया जाता है, मवेशी में। ठीक है, तो मवेशी में पाया जाता है, और इस टाइप का जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो बहुत ही कॉन्टेजियस होता है। इन्फेक्ट अच्छे से एकदम इन्फेक्शन फैल जाता है एक कैटल से दूसरे कैटल में, कैटल्स में हो जाता है। आपका बेफेलोज या आक्स जितने होते हैं ना, उनमें ये कॉमन बीमारी है। अगर एक बार हो जाता है ना तो बहुत डेडली फैटल वायरस है ये। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या? तो फीवर आएगा, आपका डिसेंट्री हो जाएगा, आपका लिम्फोइड में नार्कोसिस हो जाएगा, आपका हाई मोर्टेलिटी रेट रहेगा। तो ये सब उसके कॉमन चीज़ हैं। तो ये किसके द्वारा काउज होता है? तो ये एक वायरस के द्वारा काउज होता है, जो कि वायरस को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरामैक्सो वायरस, पैरामैक्सो वायरस। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पैरामैक्सो वायरस, इसके द्वारा आपका होता है। तो आपका रेंडर पेस्ट का आपको समझ में आ गया किस वजह से होता है। तो यह बुखार, पेचक और सैलियम झिल्ली का जो हो जाता है सूजना, उस वजह से होता है। ठीक है, तो ये मवेशियों का है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए अब आज का चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न में आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा एक तत्व के कमी के कारण से होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
अकर ड्यू टू लैक ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, कौन सा एक एलिमेंट के लैक होने से यानी तत्व के न होने की वजह से होता है, इनमें से गिवन रोगों में से कौन सा होता है। तो पहला ऑप्शन है आपका मेरास्मस, दूसरा है बेरीबेरी, तीसरा है पेलेग्रा और चौथा है आपका ग्वाइटर। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा आपका एलिमेंट का कमी की वजह से होता है। तो सबसे पहला आपको मेरास्मस देखना है। मेरास्मस यानी होता है माल न्यूट्रिशन की वजह से। चिल्ड्रंस में देखते होंगे कि पूरे एकदम हड्डी के जैसा, स्केलेटन के जैसा दिखते हैं, उनमें ना कोई प्रोटीन्स होता है ना मसल्स होता है, तो उसको हम लोग मेरास्मस बोलते हैं। और दूसरा रूप में अगर याद करना है तो मेरास्मस का मरा याद कर लीजिए कि मरा जैसा दिखता है ना लोग, तो उसको हम लोग मेरास्मस का कंडीशन में डालते हैं, ठीक है। दूसरा है बेरीबेरी। बेरीबेरी आपका विटामिन की वजह से होता है, तो विटामिन यानी विटामिन B1 के कमी की वजह से होता है। तो ये तो तत्व नहीं हुआ, विटामिन अलग चीज़ हो गया। विटामिन यानी थायामाइन की वजह से होता है, थायामीन की वजह से। सी पेलेग्रा। पेलेग्रा आपका किस वजह से होता है, नियासिन। नियासिन जो होता है विटामिन, उसके वजह से यानी विटामिन B3, विटामिन B3 की वजह से। ये भी नहीं होगा। आइए चौथा देखते हैं ग्वाइटर। ग्वाइटर आपका किस वजह से होता है, ग्वाइटर आपका होता है आयोडीन के कमी की वजह से। आयोडीन क्या है, एक तत्व है, ठीक है, आयोडीन एक एलिमेंट है, उसके वजह से आपको ग्वाइटर होता है। तो ग्वाइटर इज़ द करेक्ट आंसर, आपका डी ग्वाइटर एक करेक्ट आंसर हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में कि कौन से एलिमेंट की कमी के कारण होता है, तो यहाँ पे कौन सा तत्व की कमी के कारण से होता है, तो ग्वाइटर। बाकी पेलेग्रा, बेरीबेरी, मेरास्मस। मेरास्मस तो आपका प्रोटीन्स, कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट सब चीज़ की कमी की वजह से होता है, तो ये तो होगा नहीं। बेरीबेरी आपका विटामिन, पेलेग्रा भी आपका विटामिन, तो आपका बचा कौन सा, ग्वाइटर, यानी आयोडीन की कमी की वजह से आपका ग्वाइटर होता है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी ग्वाइटर होगा, ठीक है, ग्वाइटर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है आपसे कि कौन एक हार्मोन नहीं है, विच इज़ नॉट अ हार्मोन। तो ऑप्शंस आर इंसुलिन, थायरोक्सिन, एड्रेलिन एंड कोलेस्ट्रॉल। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। फटाफट चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए, इनमें से कौन सा है जो हार्मोन नहीं है। तो पहला ऑप्शन है आपका इंसुलिन, दूसरा आपका ऑप्शन है थायरोक्सिन, तीसरा है एड्रेलिन और चौथा है आपका कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इंसुलिन, थायरोक्सिन, एड्रेलिन ये तीनों एक हार्मोन्स के एग्जाम्पल है, ठीक है, ये तीनों हार्मोन्स के एग्जाम्पल है। और कोलेस्ट्रॉल क्या है आपका, लिपिड्स यानी फैट, लिपिड्स यानी फैट का एग्जाम्पल है। तो आपका फोर्थ आंसर करेक्ट होगा कोलेस्ट्रॉल। जिन बच्चों का डी आंसर है वेरी गुड। और इंसुलिन, थायरोक्सिन, एड्रेलिन ये हार्मोन्स के एग्जाम्पल। इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होता है, बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। थायरोक्सिन कहाँ से होता है, चलिए चैट बॉक्स में बताइए। एड्रेलिन कहाँ से सिक्रीट होता है ये बताइए, इस पर भी प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने हैं। वेरी इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो चलिए आज का प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में पूछ रहा है कि कौन सा अग्नकांसीय द्वारा स्रावित होता है और वसा का जल अपघटन कराता है। तो इंग्लिश में देख लेते हैं, व्हाट इज सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज एंड डज द वाटर डिकम्पोजिशन ऑफ फैट। तो इसमें बताना है कि फैट का यानी वसा का कौन वाटर डिकम्पोजिशन यानी हाइड्रोलिसिस करा के उसको सिंपलर फॉर्म्स में तोड़ता है। तो आपके गिवन ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए पैप्सिन, ऑप्शन नंबर बी एमाइलेज and option number C lipase and option number D pith yani bile. So you have to tell which enzyme from the following one does water decomposition of fat. So please put your answer in the chat box. I am seeing all the chats. Please hurry up, comment in the chat box. So we will discuss now what is the correct answer. The correct answer is C, lipases. Lipases is the correct answer because lipase does the water decomposition of fats and break it into the simpler form that is triglycerides. Lipases is that enzyme which convert and which is secreted from the pancreas and does the water decomposition यानी जल अपघटन कराता है of fats यानी वसा का। So आपका यहाँ पे correct answer होगा C. But here we will also discuss other 3 options. Okay, तो we will discuss all the 3 options also. और जो बच्चे कहते हैं कि ये क्वेश्चंस हमारे बुक में नहीं मिल रहा है, ये बुक में नहीं है, तो उनके लिए एक मैसेज है, समझ जाएगा इनडायरेक्टली, मैं डायरेक्टली नहीं बोलूँगा कि ये क्वेश्चन 2017 का बायो का पैरामेडिकल का है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन जो भी मैं अभी 8 क्वेश्चन टोटल करा रहा हूँ, क्वेश्चन सेम टू सेम डिट्टो मिल रहा है,
आपका बुक, आपका प्रीवियस ईयर का बुक सही है, उसमें सही दे रखा है, उस बुक को आप पढ़िए। अगर आपका ये क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा आपके बुक से, तो वो बुक आपका रॉन्ग है, उसमें गलत दे रखा है आपका पैरामेडिकल का। इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा सकता, समझदार के लिए सारा काफ़ी है। वो बुक आप छोड़ दीजिए, वो बुक आपके लिए सही नहीं है। अगर ये मैच कर रहा है तो वही बुक लीजिए, और जिसमें मैच कर रहा है वो आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं यहाँ वीडियो पे नहीं बताऊंगा कि कौन सा बुक लेना कौन सा नहीं। अगर ये मैच नहीं कर रहा है तो समझदार के लिए सारा काफ़ी है, वो बुक आपका सही नहीं है, उसमें सही क्वेश्चंस आपके पैरामेडिकल में नहीं दे रखे। और यहाँ पर आपको जो जेन्युइन है चीज़ें हैं बस वही प्रोवाइड कराई जाएंगी स्टडी विथ रितेश पे। कोई भी यहाँ पे फॉल्स चीज़ें नहीं प्रोवाइड करी जाएंगी। तो जो भी क्वेश्चंस यहाँ कराया जा रहा है प्रीवियस ईयर का सीरीज़ में, सारा जेन्युइन है, सारा पैरामेडिकल में पूछा हुआ प्रश्न है। सो आपको यहीं पर जेन्युइन चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे यूट्यूब पे आपको सारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का प्रीवियस ईयर वाइज ईयर मैं सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो आइए बाकी थर्ड ऑप्शन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला ऑप्शन है पैप्सिन। पैप्सिन लास्ट ईयर का क्वेश्चन यानी 2018 में प्रीवियस वीडियो में जाके देखिएगा तो वहाँ पर भी पैप्सिन से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो पैप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का जल अपघटन कराता है। प्रोटीन्स को किस चीज़ में तोड़ाता है, डाईपेप्टाइड्स में, डाईपेप्टाइड में विद द हेल्प ऑफ पैप्सिन। तो ये प्रोटीन्स को कराता है जल अपघटन। एमाइलेज क्या कराता है, स्टार्च को, स्टार्च को एमाइलेज, सेलेवरी एमाइलेज तोड़ता है किस चीज़ में, आपका कार्बोहाइड्रेट्स में, कार्बोहाइड्रेट्स यानी माल्टोज, माल्टोज में। लाइपेस का तो ऑलरेडी डिस्कस कर रखे। बाइल क्या करता है, बाइल जो है आपका लाइपेस का हेल्प करता है, इट डज हेल्प द लाइपेस किस चीज़ में, तो ब्रोक करने के लिए, किस चीज़ को, फैट को, फैट का ब्रोक करने के लिए लाइपेस का हेल्प करता है बाइल पित्त। ठीक है, तो ये यहाँ पे हेल्प कर रहा है लाइपेस का। ठीक है, तो ये चारों हम लोग ऑप्शन डिस्कस कर लिए, और हम लोग सारा ऑप्शन ही डिस्कस करते हैं, और इससे हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगला ईयर किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप जब अच्छे से सारे वीडियो को स्टडी करिएगा ना थॉरली, तो आप देखिएगा कि एक कॉमन पैटर्न है कि जिस टाइप में क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो उसके लिए आपको कम से कम 1 से 2 बार प्रीवियस ईयर को अच्छे से देखिए क्वेश्चन को, और पैटर्न खोजिए कि उसमें किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। और हर वीडियो में मैं ये बताता हूँ कि पैटर्न क्या है। तो पैटर्न क्या है, तो हर वीडियो में मुझे डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन से क्वेश्चन दिख रहा है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन दिख रहा है, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम से क्वेश्चन दिख रहा है। तो ये सारे कॉमन पैटर्न है जहाँ से एग्जामिनर आपका क्वेश्चन हर साल बना रहा है। ठीक है, और 2020 का जो एग्जाम का क्वेश्चन था उसको अच्छे से देखिए और उस पैटर्न को फॉलो कीजिए। वहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको नेसेसरी है कि ज़रूरी ही है कि वहाँ पे रिपीट होगा। सो आप लोगों को मेरी सभी बातों को अच्छे से सुनना है और ध्यान से उसको अपने में इम्प्लीमेंट भी करना है, अगर बायोलॉजी से आपको अच्छा स्कोर करना है तो। ठीक है, आइए चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये है, अगर एक जल में एक हानिकारक रसायन 0.03 ppm है तो उस जल में रहने वाली मछलियाँ खाने वाली पक्षियों का, यानी मछलियों को खाने वाले पक्षियों का में इस हानिकारक केमिकल की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन क्या होगी। तो इंग्लिश में एक बार आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ वाटर कंटेन्स अ हार्मफुल केमिकल इन 0.003 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन, ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का मतलब 10 लाख। ठीक है, 10 लाख का भाग में 0.03 ppm होता है। ठीक है, तो उसमें फिश ईटिंग बर्ड्स का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, उस केमिकल का फिश ईटिंग बर्ड्स में कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो ऑप्शंस आर 25 ppm, 50 ppm, 240 ppm या 1600 ppm। ppm एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ppm पे आप पे सवाल आ सकता है। तो इस जो ppm है ना, पार्ट्स पर मिलियन, इसको आप लोग एक बार अपने नोटबुक में वीवीआई कर लीजिए, अलग से लिख लीजिए कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, इस पे आपका प्रश्न आता है, हर 2-3 साल पे एक बार दिख जाता है ये प्रश्न। तो ppm से आपको क्वेश्चंस करना है। ठीक है, तो अभी आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ppm में आएगा करेक्ट आंसर आपका होगा 25 ppm। वो कैसे, अभी जो चार्ट बता रहे हैं उसको लिख लीजिए, उसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। तो सबसे पहले वाटर, वाटर में आपका कितना बोल रहा है 0.003। ठीक है, 0.003 ppm बोल रहा है, ppm किस में, तो वाटर में। अब वाटर से जो रहता है जू प्लैंक्टॉन्स,
उसमें कितना होगा, तो वाटर से जू प्लैंक्टॉन्स में कितना हो जाएगा आपका 0.04 ppm। ये किसका बात कर रहे हैं, जू प्लैंक्टॉन्स का, जो पानी में रहते हैं, ठीक है। अब जू प्लैंक्टॉन से स्मॉल फिश में आ जाइए, स्मॉल फिश में आपका कितना रहेगा 0.5 ppm स्मॉल फिश में। ये क्या है, एक लेवल है, किस तरह से बायो मैग्निफिकेशन के ऊपर यानी बायो एक्यूमुलेशन के ऊपर सवाल है ये आपका बायोलॉजी का बायो मैग्निफिकेशन, किस तरह से एक केमिकल का मैग्नीफाई होता है जब वो ट्रॉपिक लेवल इंक्रीज होते जाता है उसका, तो ठीक है, स्मॉल ट्रॉपिक लेवल से ऊपर वाले ट्रॉपिक लेवल पे जाता है, या इसको अदर वर्ड में बायो एक्यूमुलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी तक तो हम लोग वाटर से जू प्लैंक्टॉन, फिर जू प्लैंक्टॉन से स्मॉल फिशेस, और स्मॉल फिशेस से अब हम लोग किस में आ जाएंगे, लार्ज फिशेस में। अब लार्ज फिशेस का कितना होगा, मैं रफ कर रहा हूँ इसको यहाँ तक लिख लीजिएगा, बैक करके वीडियो लिख लीजिएगा बाद में। फिर स्मॉल फिशेस से लार्ज फिशेस में आना है हमको, तो लार्ज फिश में आपका कितना होगा कॉन्सेंट्रेशन 2 ppm, ठीक है। अब 2 ppm हो गया लार्ज फिशेस में। अब आ जाइए फिश ईटिंग बर्ड्स में, फिश ईटिंग बर्ड्स में जो इसको खा रहे हैं लार्ज फिशेस को, तो इसमें आपका कितना हो जाएगा 25 ppm। तो ये आपका एक ट्रॉपिक लेवल हो गया। सबसे पहले कैसा था 0.003, फिर उससे कितना बढ़ा जू प्लैंक्टॉन में 0.04, फिर 0.04 से स्मॉल फिशेस में कितना बढ़ा 0.5, इसको नोट डाउन करते चलेगा। फिर 0.5 से लार्ज फिश में कितना बढ़ा 2 ppm, फिर जब लार्ज फिशेस से कितना बढ़ा 25 ppm। तो ये था आपका वाटर, ये था आपका जू प्लैंक्टॉन्स, ये है आपका स्मॉल फिशेस। फिर स्मॉल फिशेस को कौन खाएगा, लार्ज फिशेस खाएगा 2 ppm, और लार्ज फिशेस को कौन खाएगा, फिश ईटिंग बर्ड्स खाएंगे, ठीक है। तो आपका 25 आपका करेक्ट आंसर हो गया। और इस चार्ट को याद रख लीजिए, हो सकता है फिर से पूछे तो इस टाइप से ही आपको उसका बताना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। और ये पार्ट्स पर मिलियन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में भी आपको पीपीएम से एक बार सवाल आया था, मैं उसको करवाऊंगा जब प्रीवियस ईयर में आएगा। तो पीपीएम बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी कोई स्टार कर लीजिए इसको, पार्ट्स पर मिलियन पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग बढ़ते हैं। आइए आज का प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8, जो लास्ट प्रश्न है आपका 2017 पैरामेडिकल बायोलॉजी से सेक्शन से पूछा हुआ। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को रक्तदान की आवश्यकता है, ठीक है, और उसको रक्त समूह का अपना ज्ञान नहीं है, तो उसको कौन से रक्त समूह को उसके ब्लड में चढ़ाया जाएगा, ट्रांसफ्यूज किया जाएगा, रक्तदान किया जाएगा। तो अ क्रैश्ड पर्सन नीड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ही हैज़ नो नॉलेज ऑफ इट्स ब्लड ग्रुप, ही विल बी गिवन ब्लड ऑफ विच ग्रुप, इसमें से कौन सा ग्रुप का उसको ब्लड ग्रुप दिया जाएगा। तो आपके ऑप्शन है ए, बी, ओ और ए बी। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि सभी को पता होगा कि इसका क्या है। चलिए चैट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में मैं देख रहा हूँ। तो हाँ, सभी का आंसर आपका ए बी आ रहा है, यानी डी इज़ द करेक्ट आंसर। ए बी क्यों होगा, क्योंकि ए बी वो ऐसा ब्लड ग्रुप है जो हर टाइप का ब्लड ग्रुप को अपने में ट्रांसफ्यूज करा सकता है। तो आपका ए बी क्या है, वर्ल्ड रिसिपिएंट है, ये किसी भी टाइप का ब्लड ग्रुप को अपने में ट्रांसफ्यूज करा सकता है। और वर्ल्ड रिसिपिएंट के जगह पे उल्टा जो डोनेट कर सकता है सभी ब्लड ग्रुप्स को, ओ, ये किसी को भी डोनेट कर सकता है उल्टा में, ठीक है। अगर जस्ट आता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप सब में डोनेट हो सकता है तो ओ। आइए उसको डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ए बी ब्लड ग्रुप वाले स्पेशल हैं क्योंकि सबको ब्लड ग्रुप वो लोग ले सकते हैं, मेरा भी ए बी प्लस है। सो आइए देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ब्लड टाइप्स एंड एंटीबॉडीज़। तो आपका ब्लड टाइप ए बी एंड ओ, ठीक है, और उसमें एंटीजन क्या होगा ऑन रेड ब्लड सेल, तो इसका एंटीजन ए होगा, बी का बी होगा, ए बी में दोनों होगा, ए और बी, और ओ में होता नहीं है, इस वजह से ये सबको डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसका थर्ड वाला रो में क्या है, कैन डोनेट ब्लड, तो किसको किसको ब्लड डोनेट कर सकते हैं, तो ए ब्लड ग्रुप वाले किसको, ए और ए बी प्लस को डोनेट कर सकते हैं। और इनके बीच में एंटीबॉडी में कौन सा सीरम होता है, एंटी बी होता है, तो इसलिए वजह से ये कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम खाली ए और ओ से, इसके वजह से एंटी बी के वजह से सिर्फ ए और ओ से रिसीव कर सकते हैं, बी से रिसीव नहीं कर सकते क्योंकि एंटी बी इनमें एंटीबॉडीज़ रहता है। सेम बी में आपका एंटीजन होता है ब्लड सेल बी और कैन डोनेट ब्लड टू
बी और ए बी को डोनेट कर सकते हैं, लेकिन एंटी ए यानी एंटीबॉडी ए के प्रेजेंस की वजह से ये सिर्फ बी और ओ से ही ब्लड ले सकते हैं। सेम केस में ए बी में ए और बी दोनों रहता है एंटीजेंस, क्योंकि ए बी दोनों है, तो कैन डोनेट ब्लड टू, ये ए बी को डोनेट कर सकते हैं। और एंटीबॉडी इसमें कोई होता नहीं है, इस वजह से ए से भी, बी से भी और ओ तीनों ए बी ओ टाइप ब्लड से ये लोग रिसीव कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा ए बी वाले बहुत अच्छे होते हैं, सबसे रिसीव कर सकते हैं, तो इनसे इस प्रकार के लोग अच्छे होते हैं। ठीक है, जस्ट जोकिंग। और आइए ओ पे। ओ में कोई भी प्रकार के नहीं होते एंटीजन, इसलिए ये सबको डोनेट कर सकते हैं, ए को भी, बी को भी, ए बी को भी और ओ को भी। तो ये बहुत दयालु लोग होते हैं, सबको डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, और इनमें क्या होता है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी होता है, इसके वजह से बस वो सिर्फ ओ से ही रिसीव कर सकते हैं। ये दे तो सबको सकते हैं, लेकिन किसी से ले नहीं सकते, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करा सकते। लेकिन ए बी वाले क्या है, ये किसी को नहीं दे सकते सिर्फ ए बी को छोड़ के, लेकिन सबसे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था हम लोगों का रिलेशनशिप बिटवीन ब्लड टाइप्स एंड एंटीबॉडीज़। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छे से समझ में आया होगा, और कोई भी सजेशन देना होगा तो कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हो आप लोग, और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। गुड नाइट एवरीवन एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।